यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन सजेस्टेड वीडियो। ठीक, अगर हम पेपर की बात करें, एक सेकेंड, तो कॉस्टिंग पेपर की तो Jan 25 अटेम्प्ट का पेपर, इसमें जो MCQ पोर्शन है इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल दिया था, करा हुआ। ठीक, मैंने बोला था डिस्क्रिप्टिव जिस दिन आप लोगों का पेपर खत्म होगा नेक्स्ट डे में कराऊंगा, तो डिस्क्रिप्टिव हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 70 मार्क्स का पेपर है। इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए भी है जो May 25 में देने वाले हैं। ठीक, एक जगह है एक नोट का डिस्कशन कराऊंगा और एक जगह है जहां इजी क्वेश्चन पूछा है बट स्टिल उस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके मुश्किल बनाया जा सकता है। तो May 2025 वाले बच्चे जिनको आगे के अटेम्प्ट के लिए देखना है उन्हें भी देखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के ए पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो था आई थिंक 3 and 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन था, अपना क्वेश्चन आया कहाँ से था, तो ये क्वेश्चन आया था मार्जिनल कॉस्टिंग से। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। हम दे रखा है XYZ कंपनी 2 मशीन बाई करने वाली है, आइदर M और N, ये दोनों ऑप्शन है मशीन के। ठीक, दोनों मशीन का काम क्या है, एक कंपोनेंट बनाना, ये रहा कंपोनेंट P। देखो, each machine has capacity to produce same quality of component P and almost identical except for the fact that they are being manufactured in different manufacturer। ठीक है, और ये दे रखा है दो मशीन है M N। ठीक, जो फिनिश गुड्स ये बनाते हैं P, दोनों ही सेम ही क्वालिटी का बनाते हैं। ठीक, बस फर्क क्या है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर ये मशीन बनाता है। M के लिए दे रखा है 50,000 कंपोनेंट बनाएगा, ये रहा फिक्स कॉस्ट और ये रहा प्रॉफिट। N के लिए इक्वल कैपेसिटी यानी कि ये भी 50,000 बनाएगा। ठीक, ये रहा, और फिक्स कॉस्ट कितना लेगा, 60,000 लेस देन M। अब इसका 1,50,000 है, 60,000 कम यानी कि 90,000। प्रॉफिट कितना है, 1,60,000। जो कंपोनेंट ये बना रहे हमारे लिए, जो फिनिश गुड्स है प्रोडक्ट P, उसका सेल प्राइस कितना है, 100। पूछा क्या है, ब्रेक इवन सेल इन रुपीज। ठीक, फिक्स कॉस्ट दे रखा है दोनों मशीन का, डिवाइड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकलता है सर, बड़ा सिंपल है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स। ठीक, चलो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, टिक कर लो फटाफट से। फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सेल हमें पता है 50,000 दोनों बनाएंगे इंटू 100 सेल आ गया, ये रहा पीवी रेशियो, सिमिलरली ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, समझ में आया क्या, यही PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ जितना कम से कम रफ हो पाए वो करेंगे। नेक्स्ट, इसी पॉइंट में मुझे आप लोगों को समझाना है, क्या पूछा है, कैलकुलेट सेल लेवल इन यूनिट। सेल्स यूनिट बताइए कितना यूनिट बना के बेचे कि दोनों मशीन इक्वल प्रॉफिट देंगे। इसको करने के ना दो मेथड है, टू मेथड। दो मशीन है, दोनों इक्वल प्रॉफिट दे, दोनों का रेवेन्यू तो सेम है, ये देखो रेवेन्यू दोनों में सेम है ना, सेल्स 50 लाख 50 लाख, प्रॉफिट भी सेम हो यानी कि टोटल कॉस्ट सेम की बात कर रहा है, टोटल कॉस्ट भी सेम हो मशीन M का और मशीन N का, इसी को बोलते हैं कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट।
कॉस्ट इंडिफरेंस लेवल क्या है? ऐसा लेवल जहां पे दो प्रोडक्शन मेथड से, दो मशीनरी से टोटल कॉस्ट सेम आता है। कैसे निकलता है? चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमें डिसीजन नहीं पूछा है कि इन डिफरेंस लेवल से आगे बनाएंगे तो कौन सा मशीन ले, कम बनाएंगे तो कौन सा मशीन ले, हमें तो बस इन डिफरेंस लेवल पूछा है। ठीक, तो पहला तरीका तो ये रहा। वेरिएबल कॉस्ट ये रहा। हमको पीवी रेशियो पता है, पहले केस में 7.5 है, तो यानी कि 92.5 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सेकेंड मशीन के केस में पीवी रेशियो 5 है, यानी कि 95% फिक्स कंट्रीब्यूशन है, तो यानी कि 95% वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, तो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन फिक्स कॉस्ट। दूसरा तरीका इक्वेशन मेथड, इसको जरा इंपॉर्टेंट एक चीज के लिए याद रखना। कैसे करेंगे? प्रॉफिट ऑफ एम इज इक्वल टू प्रॉफिट फ्रॉम मशीन एन। प्रॉफिट निकलता है कैसे? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। इसका भी कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला मैंने? सर सेल्स में पीवी रेशियो इनटू करके। ये देखो, इक्वेशन मेथड से ऑलवेज करेक्ट आंसर आएगा। ये हर एक सिचुएशन में लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन दो चीजों का एनालिसिस कर रहे हैं तो कॉस्ट इन डिफरेंस वहीं पे लगा सकते हैं जहां रेवेन्यू सेम हो, दोनों से रेवेन्यू सेम हो। इस क्वेश्चन में तो दोनों मशीन सेम ही क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, सेम ही प्राइस पे गुड्स पी बिकेगा, इसलिए दोनों केस में रेवेन्यू सेम था। रेवेन्यू सेम था, इसीलिए हमने कॉस्ट इन डिफरेंस से निकाला कि भैया जहां टोटल कॉस्ट भी सेम हो वहां प्रॉफिट दोनों में इक्वल आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे जहां पे दो मशीन की इंफॉर्मेशन तो है और दोनों से जनरेट होने वाली टोटल रेवेन्यू सेम नहीं है, तो कॉस्ट इन डिफरेंस नहीं लगा सकते, फिर तो इक्वेशन मेथड से ही बनेगा। ठीक, और डाल दूं मैं? चलो, इक्वेशन मेथड से भी 24, कॉस्ट इन डिफरेंस से भी 24। समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट बात थी नोटिस करने वाली। हिंट्स के लिए लिख दिया है, सेल प्राइस सेम है, इस वजह से ये काम कर गया। सेल प्राइस डिफरेंट होता या रेवेन्यू डिफरेंट होता तो हमें इक्वेशन मेथड से ही निकालना पड़ता। चलो दूसरा, ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बैच में हम कितना बनाते हैं? 2000 यूनिट। करेक्ट, बैच का इंफॉर्मेशन दिया, डायरेक्ट मटेरियल पर बैच इतना, डायरेक्ट लेबर पर बैच इतना, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट दे रखा है, ये रिकवरी रेट है। ओवरहेड प्रोडक्ट पे चार्ज कैसे होगा? तो 120 पर मशीन आवर, तो 120 इंटू कितना एक्चुअल मशीन आवर होगा? एक्चुअल मशीन आवर, तो इससे आ जाएगा कितना ओवरहेड चार्ज करना है। रिजेक्शन रेट 3% है, और जो यूनिट रिजेक्ट हो जाएंगे, मान लो जो यूनिट रिजेक्ट हो जाएंगे वो बिकेंगे 7.5 की रेट से। सेल ऑफ स्क्रैप बोल सकता हूँ सिंपली। सेलिंग प्राइस जो अच्छे यूनिट है, मान लो 100 यूनिट बनाया, रिजेक्शन रेट 3% है, तो 97 गुड यूनिट होंगे, 250 के रेट से सेल हो जाएंगे। 3 यूनिट रिजेक्टेड यूनिट होंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और ये स्क्रैप में कितने बिकते हैं? 75 के रेट से। फिक्स ओवरहेड पर मंथ दे रखा है, टोटल फिक्स ओवरहेड, ये क्या था सर? ये था वेरिएबल, ठीक, ये फिक्स ओवरहेड। एक मंथ में हम 10 बैच बनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात, टोटल अवेलेबल मशीन आवर पर मंथ। अब कुछ भी ना बोले तो हम क्या बोलते हैं? जितना मशीन आवर अवेलेबल है उतना आवर ही वर्कड हुआ होगा। रियल लाइफ में क्या जितना मशीन आवर अवेलेबल होता है एग्जैक्टली उतना वर्कड आवर होगा? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देयर कुड भी आइडल कैपेसिटी, छोटे मोटे आइडल कैपेसिटी भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया तो हमें यही मानना पड़ेगा 3000 आवर्स अवेलेबल है,
तो जितना भी मंथ में हम प्रोडक्शन करेंगे ये फुल 3000 आवर्स को यूटिलाइज करके, यही है एक्चुअल आवर जो यूज करना है आपको ये ओवरहेड का खर्चा निकालने के लिए। पूछा क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ गुड यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय गुड यूनिट्स। अच्छा, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है सर, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के कंट्रीब्यूशन आता है, याद रहेगा, और टोटल प्रॉफिट निकालो। आपको पता है जो रिजेक्ट हो जाते हैं स्क्रैप में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम हम घटाते हैं, ठीक। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन जुड़ता है, प्राइमरी पैकिंग वगैरह है वो जुड़ता है, और घटता क्या है, सेल ऑफ स्क्रैप। फिर जाके आता है प्रोडक्शन कॉस्ट, याद है अब हमें ये जो ओवरहेड है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तो पार्ट है, ये भी और ये भी, पर प्रॉब्लम ये है हमें वेरिएबल खर्चे को एक जगह लिखना है, क्यों, कंट्रीब्यूशन पूछा है सर, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। चलो मैं पूरा 10 बैच का बना रहा हूं, देखो इतना एक बैच का है, 10 बैच का ये रहा, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड ये रहा, आवर्स ये रहा, रेट, ठीक वैसे मैं प्रेजेंटेशन कैसा दिखाता, फिक्स ओवरहेड भी लेता, फिर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालता और उसमें से ये घटाता, लेकिन क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन अलग से निकालना है तो इसलिए सेल ऑफ स्क्रैप यहां से घटाया, ये आया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, इसमें फिक्स ओवरहेड जोड़ दिया, ये टोटल कॉस्ट, ये रहा सेल, तो ये रहा प्रॉफिट। प्रॉफिट तो एक पूछा ही है, एक और चीज पूछा है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसके लिए मैंने यहाँ पे निकाला है, ये रहा वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, ये रहा, और सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे, कंट्रीब्यूशन। बताओ टोटल गुड यूनिट मैंने तो 10 बैच का निकाला है, 10 बैच में इतना आएगा, पर बैच 2000 यूनिट बनाते हैं, 10 बैच का 20,000। रिजेक्टेड यूनिट कितना होगा, जो भी यूनिट बनाएंगे उसका 3%, तो ये रहा, तो गुड यूनिट ये रहा, रिजेक्टेड यूनिट 75 के रेट से सेल होता है, ये देखो 600 इंटू 75, समझ में आया क्या। चलो ये अपना दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। देखो कॉस्ट शीट में ऐसा क्वेश्चन था ठीक, जहां पे गुड यूनिट कितना बनाना है हमें दे रखा था, रिजेक्शन रेट दे रखा था, तो हम यूनिट प्रोड्यूस निकालते थे, क्यों, क्योंकि सर जो खर्चा लगेगा वो प्रोड्यूस यूनिट पे लगेगा, और फिर कॉस्ट शीट बनाते थे, याद होगा आपको। बस इसमें ट्रिक क्या थी कि इसमें हमें निकालना था वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, सेल ऑफ स्क्रैप मैंने वेरिएबल कॉस्ट से ही घटाया है। नेक्स्ट, ये तो निहायती आसान क्वेश्चन है, एज इट इज डेटा के साथ आया ये क्वेश्चन, बुक में भी डाल रखा है हमने। चलो, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल इज लीड टाइम इज 4, एवरेज लीड टाइम इज 7, इससे मैक्सिमम लीड टाइम एंड मिनिमम लीड टाइम निकल जाएगा इक्वेशन बना के। मैंने लेट कर लिया कि मैक्सिमम लीड टाइम को मैं ए मानता हूँ, मिनिमम को बी, तो ये है एवरेज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 17, तो ए प्लस बी 14 आया, ये इक्वेशन 1, और डिफरेंस कितना है 4, इक्वेशन 2, इनको अगर सोल्व करते हैं तो आता है बी का वैल्यू 5, यानी कि ये मिनिमम लीड टाइम है, तो मैक्सिमम लीड टाइम आया 4 का डिफरेंस है ना, 4 ज़्यादा होगा मैक्सिमम लीड टाइम, 4 ऐड कर दिया 9, ठीक। आओ जरा फटाफट से, फिर हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम कंजम्पशन कौन से फॉर्मूले में आता है, रीऑर्डर लेवल में। क्या है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये रहा, रीऑर्डर लेवल दे रखा है, मैक्सिमम लीड टाइम पता है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन आराम से निकल जाएगा।
ठीक, 20,000 यूनिट्स। दूसरा मिनिमम कंजम्पशन, पता है ये मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूले में आता है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। करेक्ट। मैक्सिमम लेवल दे रखा है, रीऑर्डर लेवल दे रखा है, रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखा है, मिनिमम लीड टाइम 5 डेज निकाला है, तो क्या मिनिमम कंजम्पशन नहीं निकल जाएगा? सब चीज दे रखा है, निकल जाएगा। चलो डाला हमने, निकाला, तो ये 16,000 यूनिट आ रहा है। करेक्ट, कोई दिक्कत? इतना तक है। ये बुक इतना, ये क्वेश्चन इतना हूबहू कॉपी होके आया है कि जो बुक में मैंने क्वेश्चन दिया वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान से देखना। 1,80,000 ना लिख के 18,000 हो गया, एक जीरो कब हो गया है? ठीक, एज इट इज ये क्वेश्चन आया था उठ के। चलो नेक्स्ट है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट 9 मार्क्स में एंड वेरी इजी, कुछ भी इसमें नया नहीं था। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने में काम आएगा। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट करके फैक्ट्री कॉस्ट निकालने में काम आएगा। रॉ मटेरियल परचेज्ड ये रहा, इसमें GST जुड़ा है 18%। इन एलिजिबल फॉर ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं मिलेगा तो कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए। इंक्लूड है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 लाख लेंगे। ठीक है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम काम आता है। ये फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। कौन सा? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, पता है फैक्ट्री वर्कर को जो सैलरी देते हैं ये डायरेक्ट लेबर है, उनको जो बोनस देते हैं ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ये जॉब चार्जेस पेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में, तो ये क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, मैनेजर है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा है, प्रोडक्शन कंट्रोल है तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक। सेल ऑफ स्क्रैप ये क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम घटा देंगे। सेल्स ओवरहेड 2 पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड से इनटू करेंगे तो सेलिंग ओवरहेड का खर्चा आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम लेना है उस समय। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो भी कौन सा? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फ्रेट इनवर्ड 2% ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सर इंक्लूसिव ऑफ GST वाला अमाउंट है उस पर लेना है कि GST का अमाउंट हटा के लेना है। रॉ मटेरियल परचेज्ड बोला है और यहाँ देखो रॉ मटेरियल परचेज्ड 8 लाख, सीधा इस पे लेना है। क्या आएगा? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते टाइम काम आएगा। एक्सपेंस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा, प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन सा? प्रोडक्शन से रिलेटेड सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम काम आता है। ये फैक्ट्री बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, इनसे रिलेटेड जो खर्चा है फैक्ट्री को ओवरहेड में आएगा। ऑफिस बिल्डिंग जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा। इंश्योरेंस कॉस्ट पे निकालना है, 2% ऑन कॉस्ट है, ये रहा कॉस्ट। 25 लाख का 2% 50,000, 15 लाख का 2% 30,000। अच्छा डेप्स एंड WDB पे निकालना है, ये रहा WDB रेट, WDB रेट कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑफिस बिल्डिंग सिर्फ डेप्रीसिएशन है 10%, 36 लाख का 10% 3,60,000, ये है ही नहीं। चलो डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन रिटेन डाउन वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू पे डेप्शन रेट लगाना है। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है फिनिश गुड्स का 8 लाख यूनिट है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड घटाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। याद रहेगा क्या?
द एंटायर स्टॉक ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स इज सोल्ड ड्यूरिंग ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक 70,000, इतना यूनिट है। सबसे पहले ये यूनिट सोल्ड है, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये आ जाएगा यूनिट प्रोड्यूस, करेक्ट। जब इस बार जो भी ओपनिंग स्टॉक था वो पूरा बिक गया, तो क्लोजिंग स्टॉक किससे बचा होगा? करंट ईयर के प्रोडक्शन से। इस केस में करंट ईयर के प्रोडक्शन से अगर क्लोजिंग स्टॉक बचा है, इसको कैसे, कौन सा वैल्यूएशन मेथड लगाना है? फीफो मेथड। ये उसी के हिंट्स के लिए दिया है। आपको पता है फिनिश गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी वैल्यूड आइदर एवरेज मेथड और फीफो मेथड, ठीक। जब इंडिकेशन दिया है तो हमें फीफो मेथड से वैल्यू करना है, ठीक है। अंत में टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तो प्रॉफिट जोड़ना है 20% ऑन सेल। कॉस्ट शीट बनाइए, ठीक। चलो ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी का क्रेडिट नहीं है तो कॉस्ट में जुड़ा रहेगा। फ्रेट जोड़ दिया, ये आया, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल घटाया तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में पता है फैक्ट्री वर्कर को वेजेस दिया था, बोनस दिया था, दोनों जोड़ोगे तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का खर्चा आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में एक ही खर्चा था, कौन सा? जॉब वर्कर चार्जेज। सारे डायरेक्ट खर्चे जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। देन फैक्ट्री ओवरहेड, सुपरवाइजर को जो सैलरी दिया। फैक्ट्री बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन याद करो, WDV इंटू रेट। इंश्योरेंस कॉस्ट इंटू 2%, ये रहा। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस, ठीक। तो ये आ गया टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग WIP एडजस्ट कर दिया फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दे रखा था ना, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग, सब दे रखा है। एंड सेल ऑफ स्क्रैप घटाते हैं तो ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू दिया है, क्लोजिंग का करना है, ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस इनटू फिनिश गुड्स यूनिट, ठीक। ये करने के बाद ये क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो फिर आता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन था ना। दूसरा जनरल मैनेजर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सैलरी, टोटल आ गया। सेलिंग ओवरहेड था ₹2, मैंने क्या बोला था? इनटू यूनिट सोल्ड, ये रहा यूनिट सोल्ड, तो ये आ गया सेलिंग का खर्चा। टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, सेल को लेट कर लो 100, तो प्रॉफिट 20, तो ये 80। अब बताओ 75 लाख अगर 80 है तो 100 कितना? ऑब्वियस सी बात है 93,75,000। ये आ गया सेल, ये आ गया प्रॉफिट, ठीक। वर्किंग नोट में बस मैंने यूनिट प्रोड्यूस दिखा दिया है। नेक्स्ट, टाइम अलाउड, दिस इज द स्टैंडर्ड आवर। टाइम टेकन एक्चुअल आवर, टाइम सेव स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर 3। ये क्या है? टाइम रेट वेजेज। वर्कर हैज गिवन ऑप्शन टू चूज आइदर हल से 50% बोनस वाला और वन प्लान। हमें क्या करना है? दोनों में अर्निंग निकालनी है अंडर बोथ प्लान एंड विच वन इज मोर बेनिफिशियल टू वर्कर। चलो बड़ा सिंपल है ये तो, ये रहा टाइम से भी, ये रहा रेट, वेजेज कैलकुलेशन हल से। एक्चुअल रेट इनटू आवर, टाइम सेव इनटू रेट का 50%, ये रहा वेजेज। रोवन में बताओ, एक्चुअल रेट इनटू आवर, टाइम सेव इनटू रेट इनटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर, ये रहा। ये भी पूछा था ना कौन ज्यादा बेनिफिशियल है? रोवन प्लान। देखो होता क्या है ना, टाइम से 50% ऑफ स्टैंडर्ड आवर होता है ना, तो यहाँ दोनों का
जो आएगा बोनस वो सेम रहता है, तो दोनों प्लान में टोटल वेजेस सेम आएगा। इससे कम है तो रो 1 प्लान में बोनस ज़्यादा आता है यानी कि वेजेस ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा है तो हल से में। ये आप लोगों को एनालिसिस पढ़ा रखा है बैच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं। यहाँ देखो टाइम सेव कितना था, लेस देन 50% था स्टैंडर्ड आवर का, इसीलिए रो 1 प्लान में ज़्यादा वेजेज आया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस कॉस्टिंग का 8 नंबर के हिसाब से वेरी गुड क्वेश्चन। कोई ट्रिक नहीं, देखो कॉस्टिंग का पेपर का यही बढ़िया चीज था कि जितने भी क्वेश्चन आए थे ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दो प्रोसेस से एक केमिकल होकर गुजरता है, प्रोसेस एक्स प्रोसेस वाई, ठीक। प्रोसेस वाई इज डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट जनरेटेड फ्रॉम एक्स and the semi-finished chemical compound received from X shall be mixed up with a further material in Y। X है Y है, यहाँ से आता है प्रोसेस से बन के, ये तो आता ही है सेमी फिनिश स्टेज में। प्रोसेस Y में एडिशनल मटेरियल लगता है, ये क्या है, इनपुट फ्रॉम X प्लस एडिशनल मटेरियल, फिर प्रोसेस Y में बनता है, लास्ट में फिनिश गुड्स बनता होगा, ठीक। डिटेल दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, प्रोसेस, ये प्रोसेस प्लांट टाइम, और उसमें जो ओवरहेड का खर्चा इनकर्ड होता है, ठीक। एक्सपेक्टेड आउटपुट इतना, अब बताओ 1000 है, जिसमें से नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है नॉर्मल वो 75% है, यानी कि नॉर्मल लॉस 25% होगा, 250, 750 नॉर्मल आउटपुट होनी चाहिए, और प्रोसेस 1 में एक्चुअल में बना कितना है 700, तो एनी लॉस ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस जो 50 यूनिट है, यही तो है अब नॉर्मल लॉस, करेक्ट। प्रोसेस वाई में ये जो डायरेक्ट मटेरियल है हमने पढ़ा था ना, एक्स से तो आता ही है, एडिशनल भी इंट्रोड्यूस होता है, तो ये एक्स से आया हुआ नहीं है, ये एडिशनल मटेरियल है, देखो रेट दे रखा है ना अलग से। चलो तो 700 ये आ रहा है एक्स से, 700 अलग से लगा 1400, इसमें 80% ऑफ नॉर्मल इनपुट क्या है, एक्सपेक्टेड आउटपुट, यानी कि 20% नॉर्मल लॉस होता है, तो ये नॉर्मल आउटपुट है, ये रहा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल आउटपुट, और एक्चुअली में बना कितना 1150, बताओ। तो ये जो एडिशनल बना है इसको क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल गेन, ठीक। इतना समझ में आया, 30 यूनिट ये जो एडिशनल है ये अब नॉर्मल गेन है, तो पहले केस में अब नॉर्मल लॉस आएगा 50 यूनिट, दूसरे केस में अब नॉर्मल गेन आ रहा है 30 यूनिट, ठीक है। नॉर्मल लॉस किस रेट से स्क्रैप में बिकेगा दे रखा है, ठीक। डिपार्टमेंट ओवरहेड, ये टोटल डिपार्टमेंट का है, 30,000 है, प्रोसेस में कैसे बटेगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे, ठीक। लिखा है प्रोसेस प्लांट टाइम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूटेबल प्लांट रन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ईच प्रोसेस, कितना देर प्लांट काम करता है हर एक प्रोसेस में, ये वो टाइम है, एंड इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस कॉस्ट। हाँ, अब प्लांट रन कर रहा है तो खर्चा इनकर्ड होता है, वही खर्चा तो चार्ज करना है, तो इसलिए टाइम दिया है। एज्यूम नो फिनिश गुड्स एंड WIP आइदर एट बिगनिंग एंड एंड, कोई भी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, ना WIP का ना फिनिश गुड्स का, ठीक है। प्रोसेस एक्स बनाओ वाई बनाओ, नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन, यहाँ पे 10 नंबर का अगर होता तो अब नॉर्मल लॉस भी पूछा होता, नहीं पूछा है, कोई बात नहीं।
आगे बढ़ो। ये रहा ओवरहेड, हमें बांटना है ना एक्स और वाई के, किससे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे। ये रहा, रेशियो में भी बांट सकते हो, यही आना है। प्रोसेस एक्स में देखो इतना यूनिट है, नॉर्मल लॉस तो नॉर्मल आउटपुट, लेकिन बना उससे भी कम, एडिशनल लॉस हो गया, ये अब नॉर्मल लॉस। खर्चे प्रोसेस एक्स में गिवन गिवन गिवन, ये रहा यूनिट, नॉर्मल लॉस ये डाल दोगे, इनटू 8 रुपीज रेट है, इनटू करोगे तो रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस, सेल ऑफ स्क्रैप आ गया। ठीक, अब नॉर्मल लॉस 50 यूनिट था, ये गुड यूनिट। चलो कॉस्ट पर यूनिट हमने यहाँ पे निकाल दिया है, फिर नॉर्मल लॉस इतना बचा हुआ गुड यूनिट का कॉस्ट, ठीक, जो कि प्रोसेस वाई में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए बाई प्रोसेस वाई लिखोगे। ठीक, चलो दूसरा प्रोसेस वाई पे ही आ जाओ। पहले तो देख लो ये कैलकुलेशन अभी मैंने करवाया था, समझ में आया होगा कि अब नॉर्मल गेन 30 यूनिट्स कैसे आया। अब देखो ये तो आया प्रोसेस एक्स से, ये एडिशनल मटेरियल दे रखा है यहाँ पे, 700 इंटू 90 करोगे 63,000 आएगा। लेबर का कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट टाइम दिया है, रेट दिया है, तो ये आ गया। ओवरहेड हमने ऊपर बाइफरकेट किया था, दोनों प्रोसेस में टोटल डिपार्टमेंट का ओवरहेड। ये रहा नॉर्मल लॉस 5 रुपीज का रेट से स्क्रैप में बिकेगा, ये रहा। यूनिट डाल दोगे फिनिश गुड्स का, अब नॉर्मल गेन का कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ना, आ जाओ कॉस्ट पर यूनिट निकाला, इतना आया। ठीक, अब पहले अब नॉर्मल गेन का ही डाल दो, 190.80 इंटू 30, ये रहा। राउंड अप करके डालना अगर पॉइंट में आ रहा है तो, और इसको मैंने रख दिया बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे पॉइंट से, हो सकता है 1 रुपया ज़्यादा या कम आ जाए, क्योंकि पॉइंट में आया कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, चलो आगे बढ़े। इसमें मेरे बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री कहाँ से आई, नॉर्मल लॉस तो ले लिया जो प्रोसेस में डले हुए हैं। ठीक, आपको याद होगा नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कि नॉर्मल लॉस बिकते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक, तो ये तो समझ में आ रहा होगा। ये बैंक को मैंने क्या लिखा है, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। नॉन इंटीग्रेटेड में जब भी हम लिखते हैं तो बैंक अकाउंट का लेजर नहीं खोलते, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से एंट्री डालते हैं। ठीक, सर ये अब नॉर्मल गेन अकाउंट, चलो पहले अब नॉर्मल गेन देखो, ये रहा, प्रोसेस से उठा के लिख दोगे, एंड हमने देखा है ना ये अब नॉर्मल गेन नहीं भी हुआ होता, ये एडिशनल यूनिट नहीं बने होते, मान लो डिस्ट्रॉय हो गए होते, तब भी तो लॉस स्क्रैप के रूप में बिक सकता था, एज अ नॉर्मल लॉस हो भी गया होता तो इसलिए बचा हुआ बैलेंसिंग हम भेजते हैं कॉस्टिंग पीएल में। एग्जाम्पल के रूप में याद करो, जर्नल एंट्री प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल गेन, दूसरा एंट्री अब नॉर्मल गेन, पूरा कॉस्टिंग पीएल में नहीं भेजते, टू नॉर्मल लॉस टू कॉस्टिंग पीएल। वैसे हम जर्नल एंट्री में ये दिखाते नहीं है, लेकिन लॉजिक के लिए मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, ये बात आपको ध्यान होगा, तो ये डालना मत भूलना, नॉर्मल गेन अब नॉर्मल गेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में, अभी ये देखो निहायती आसान है, इजी। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया है, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, टोटल कर देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 300 आ रहा है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये सेल प्राइस। अच्छा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट 500, प्रॉफिट दिया है। अभी ये प्रेजेंट डेटा जो है, प्रेजेंट में कितना सेल कर रहे निकल जाएगा, यस सर कैसे, मान लो सेल्स यूनिट को किया एक्स, सेल्स यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन,
लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो दे ही रखा है, ये रहा। तो प्रेजेंट सेल्स यूनिट हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब आगे 3 अल्टरनेटिव है, तीनों में सेल प्राइस कितना रिड्यूस करने पे सेल क्वांटिटी कितना इंक्रीज होगा यूनिट्स में, ये दे रखा है। करेक्ट। तो चलो, ये रहा प्रेजेंट डेटा, सेल क्वांटिटी कितना इंक्रीज होगा, तीनों में दे रखा है, मैंने इंक्रीज कर दिया। सेलिंग प्राइस कितना कितना रिड्यूस करना है, रिड्यूस कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन हर एक केस में, इनटू यूनिट टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, तो ये प्रॉफिट। पता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो प्रेजेंट सिचुएशन में ही है, ये लिखना है। एंड अगर हमें मान लो ये अल्टरनेटिव में से चूज करना ही पड़ा, मान लो प्रेजेंट कंडीशन इज नॉट अटेनेबल, तो कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, अल्टरनेटिव 1। ठीक, याद रहेगा क्या, यही चीज मैंने लिखा हुआ है, ये आसान है, वेरी इजी। अच्छा चलो, ये नोट शेयर भी तो करना है, कोई बात नहीं, ज्यादा केयर मेरे नहीं करते इस। 4 नंबर में आओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके आईसीआई के बुक में है, ऑलमोस्ट सारे टीचर ने क्वेश्चन डाले ही होंगे। ठीक है, दिखा दूं अगर आप नहीं मान रहे हो तो, चलो कोई नहीं, अगर आप कहते हो। सर्विस कॉस्टिंग है ना, आई थिंक सो। ये देखो, बस का कॉस्ट दिया है, इंश्योरेंस पर एनम, एनुअल टैक्स, गैरेज रेट, रिपेयर, ये रहा लाइफ, ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, एंड कमीशन कितना है, 10% ऑफ टेकिंग, जो कि इक्वली शेयर करना है। उसके बाद स्टेशनरी, मैनेजर की सैलरी, पेट्रोल का खर्चा। ठीक। एंड 3 राउंड ट्रिप, हमारे क्वेश्चन में 4 राउंड ट्रिप है। ठीक, 40 पैसेंजर, इस क्वेश्चन में जो बुक का अभी क्वेश्चन पूछा है आईसीआई ने, उसमें 30 पैसेंजर दे रखा है। 25 डेज, आईसीआई ने भी 25 ही डेज दिया है। 15% प्रॉफिट, आईसीआई ने भी 15% प्रॉफिट पूछा है। बस फेयर टू बी चार्ज पर पैसेंजर किलोमीटर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। चलो, मैंने पूरा डेटा एनुअल निकाला है पर एनम में। ठीक, मुझे लगा कि मैक्सिमम चीज एनुअल दिया है, एनुअल में कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, मे भी अगर मैं मंथली निकालूं तो डेसिमल में आ जाए, तो इसलिए मैंने सब चीज पर एनम कर दिया। ये रहा डेप्रीसिएशन। अच्छा, स्टैंडिंग चार्जेस, वेरिएबल एंड रनिंग खर्चा, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में तो टायर स्पेयर वगैरह है नहीं, बस रिपेयर है। वेरिएबल में एक पेट्रोल का खर्चा आएगा, और कमीशन, सैलरी कंडक्टर और ड्राइवर की तो फिक्स है, करेक्ट, पर मंथ दे रखा है, लेकिन कमीशन क्या है, वेरिएबल, तो वेरिएबल में दिखा दोगे। साथ ही में ये एक डिस्प्यूटेड है, जहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर डिप्रिसिएशन कभी रनिंग में डालता है, कभी स्टैंडिंग में डालता है। मैं हमेशा डिप्रिसिएशन जो पर मंथ पर एनम हम निकालते हैं वो स्टैंडिंग में डालता हूँ। ठीक, टाइम के बेसिस पे जो डिप्रिसिएशन है वो फिक्स मान के स्टैंडिंग में डालता हूँ, एंड डिप्रिसिएशन ड्यू टू एक्टिविटी या ऑपरेशन वो मैं वेरिएबल में मानता हूँ। 100% करेक्ट है, इंस्टीट्यूट देखोगे तो ये गड़बड़ी करते रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, चलो, डिवाइड बाय लाइफ कर देंगे तो पर एनम कोई स्क्रैप वैल्यू था नहीं। ठीक, इंश्योरेंस कॉस्ट का 2% दे रखा था, ये एनुअल गिवन था, ये मंथली था, एनुअल कर दिया, सब खर्चे डाल दिए। पेट्रोल, इसके लिए हमें टोटल किलोमीटर चाहिए, 2 मिनट वर्किंग पे आते हैं। अच्छा, रिपेयर दिया हुआ था, ये देखो, पैसेंजर किलोमीटर, टोटल किलोमीटर इनटू पैसेंजर, ये रहा टोटल किलोमीटर, कैसे, 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, इंटू 4 राउंड ट्रिप, तो इंटू 2 करनी पड़ेगी, ये तो एक दिन का है, इंटू 25 तो पूरे महीने का, इंटू 12 तो पूरे साल का, 60,000 किलोमीटर आ रहा है पूरे साल का, इंटू पैसेंजर, ऑक्यूपेंसी कुछ भी नहीं बोला तो हम क्या मानते हैं, 100%, तो यह आया पैसेंजर किलोमीटर। करेक्ट, ये जो किलोमीटर है इस पे हमें रनिंग के खर्चे निकालते हैं, जैसे कि पेट्रोल,
ऑयल हो गया, कंज्यूमेबल्स, ठीक। आ जाओ जरा सर, 60,000, हर एक 100 किलोमीटर के लिए 1,000 खर्चा लगता है, डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, तो ये रहा। अब सब खर्चे आ गए, हमें कमीशन नहीं पता, ये तो टेकिंग के ऊपर है। अब बताओ, टोटल कॉस्ट प्लस कमीशन, टोटल कॉस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग कमीशन, ये जो कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, अभी कमीशन जुड़ा नहीं, प्लस कमीशन, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टेकिंग, मैं मान लेता हूं टेकिंग को x, ठीक। तो ये कॉस्ट प्लस कमीशन 15% ऑफ टेकिंग, प्रॉफिट, अच्छा 10% है ना सर, 10% ऑफ टेकिंग, प्रॉफिट 15% ऑफ टेकिंग, ये उधर जाएगा 0.75x, यानी कि अगर प्रॉफिट 15% है, कमीशन 10% है, तो बचा हुआ 75% क्या है, और सारे खर्चे उसी इक्वेशन से मैंने, ये देखो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज इक्वल टू 75% ऑफ टेकिंग, और इससे हमने टेकिंग निकाल लिया, टेकिंग निकाल लिया तो कमीशन आ गया, इसका 10% है ना, 1,97,280 आएगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो दोनों का कमीशन आ जाएगा, ये रहा। तो ये आपका प्रॉफिट आनी चाहिए, और ये आपका आना चाहिए पैसेंजर किलोमीटर फेयर कितना चार्ज करे, दैट इज 1.096। अगर इसी में लिखता मिस्टर राम एक पैसेंजर है जो कि 80 किलोमीटर ट्रैवल करने वाला है, तो उससे कितना फेयर चार्ज करे, तो 1.096 इंटू 80, 87.68 रुपीज हमें चार्ज करनी चाहिए, ठीक। पूछा नहीं है, बाई चांस पूछा होता तो हम ऐसे फेयर कैलकुलेट कर देते, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा, ये जो क्वेश्चन है वेरी इजी, जॉब कॉस्टिंग में ऐसे भतेड़ क्वेश्चन दे रखे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जॉब कॉस्टिंग में, इवन यूनिट कॉस्टिंग में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। कॉस्ट शीट में भी एक आध होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे है, कहने का मतलब। इंस्टीट्यूट ने तो, क्योंकि पहले रिक्वायरमेंट में ओवरहेड रिकवरी रेट भी पूछा है, तो इंस्टीट्यूट ने मजे की बात पता है, ओवरहेड चैप्टर में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है अपने बुक में। अब हमने उस चैप्टर में, ओवरहेड चैप्टर में वो क्वेश्चन ना रख के कॉस्ट शीट में कर दिया है, जॉब कॉस्टिंग में कर दिया है, कुछ क्वेश्चन यूनिट कॉस्टिंग में कर दिया है, डिपेंडिंग अपन क्वेश्चन किस वेराइटी का है। डिटेल कॉस्ट शीट से रिलेटेड है तो कॉस्ट शीट में डाल दिया, ठीक। यूनिट कॉस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, यूनिट कॉस्टिंग में डाल दिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये रहा अभी 2023 का डेटा, ओपनिंग रॉ मटेरियल ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग परचेज तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, लेबर कॉस्ट जोड़ोगे तो डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएंगे टोटल, उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड जोड़ोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, और उसमें मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जोड़ोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक। हमें एक बल्क सप्लाई आया है जिसमें ये खर्चा लगेगा, प्लस हमें अब ये देखो रॉ मटेरियल है, लेबर है, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक, 49,400। हमें क्या करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड ऑब्जर्व बेस्ड ऑन अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड मार्केटिंग ओवरहेड एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ओवरहेड रिकवरी रेट भी निकालनी है, तो पहले में तो यही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ये रहा कॉस्ट शीट बनाया, फिर ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल दिया, ठीक। उसके बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर, हमें जो ऑर्डर आया उसका निकालना है। चलो, ये रहा दिस प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, हमने रिकवरी रेट निकाली है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग का आया, और भी कोई खर्चा था ना,
अच्छा, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ये छूट गया है, जरा ऐड कर लो ये। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये भी ऐड करना है। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ऐड कर लेना जरा। कितना है? 49,400। क्योंकि जो हमें ऑर्डर आया है, ठीक, सेल करने के लिए, उसके ये पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, ये क्या है? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। चलो, अब प्रॉफिट मार्जिन कितना चार्ज करना है? 20% अनसेल। तो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है ये करते टाइम, एक चीज मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक, और नोट्स में क्या दे देंगे कि मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा ये जो एडिशनल है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। यूनिट प्रोड्यूस ये रहा। अच्छा, ये बुक का ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये रहा यूनिट प्रोड्यूस। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर दिया है, स्टैंडर्ड रेट दे दिया आपको, एक्चुअल आवर वर्क दे दिया है, एंड इफिशियंसी। पता है इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर डिवाइड बाय एक्चुअल आवर इनटू 100। अब एक्चुअल आवर पता है, इफिशियंसी दिया है, तो स्टैंडर्ड आवर निकल जाएगा। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। अब यहाँ पे ना वर्किंग आवर पेमेंट आवर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जितना वर्क आवर है उतना ही पेमेंट आवर है। ठीक, यहाँ पे इनटू क्या करते हैं? एक्चुअल पेमेंट आवर। लेकिन यहाँ पे वर्क आवर पेमेंट आवर सेम है, आइडल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलो आ जाओ फटाफट से। इफिशियंसी से स्टैंडर्ड आवर निकल जाएगा, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखो, ये तो आसान है, लेबर रेट वेरिएंस दे रखा है, इससे एक्चुअल रेट निकल गया। इफिशियंसी वेरिएंस दिया है, पूछा है, तो स्टैंडर्ड आवर पता है, निकाल लिया ना 1 नंबर में, ये रहा, आराम से आ जाएगा बचा हुआ। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पूछा है, इसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे? स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट पूछा है, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस। ये रहा एक्चुअल कॉस्ट, ये रहा लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, ये रहा। ठीक, ऊपर का ये ठीक कर लेना, मैंने आपको बोला ना, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, छूट गया है। प्लस 49,400 करोगे कितना आएगा, जरा करके बताना। ओह, ठीक, देन ये होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 5 का ए, हाँ जी, जर्नल एंट्री वेरी इजी। ये सिर्फ वेजेज पेड का भी कर सकते थे, पर दे रखा है 20%, तो एलोकेट करके भी दिखा देंगे। ये रहा वेजेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो पेड का है। एलोकेट कैसे करते हैं? डायरेक्ट वेजेज 160 है, डायरेक्ट वेजेज 40,000 इनडायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड में, टू वेजेज कंट्रोल। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकर्ड हुआ 50,000, कोई बात नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल टू बैंक। नेक्स्ट बताओ, डिफिशियंसी फंड इन स्टॉक, ये मटेरियल लॉस है,
कौन सा है? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल लॉस है, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ये रहा। नेक्स्ट अगला बोला है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर ऑब्जर्व्ड। अंडर ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होता है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है तो इसलिए मैंने लिखा है पीएल। ठीक, मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी पढ़ाते वक्त कि यहाँ इंस्टीट्यूट और कॉस्टिंग पीएल भी कर लो। कॉस्टिंग पीएल वर्ड भी यूज करता है। जहाँ पे हम नॉन इंटीग्रेटेड बनाते हैं ना, वहाँ कॉस्टिंग के अनुसार अलग पीएल बनता है, फाइनेंशियल अकाउंट के अनुसार अलग पीएल बनता है। कॉस्टिंग में जो पीएल बनता है उसको कॉस्टिंग पीएल बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में जो पीएल बनता है उसको नॉर्मल पीएल बोलते हैं। पर इंटीग्रेटेड में तो एक ही बुक में हम मेंटेन करते हैं, इंटीग्रेटेड में सिंगल सेटअप बुक, तो उसका जो पीएल बनता है तो उसको, क्योंकि वो सिंगल सेटअप बुक है, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पुराने ऑथर्स यही यूज करते थे। ठीक, अभी हाल ही में कॉस्टिंग पीएल वर्ड यूज करने लगा इंस्टीट्यूट, और कर दिया मैंने, जो आपकी इच्छा है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, सी नंबर, ये तो आसान है, थ्योरी पूछा था। डिफाइन स्पॉइल एंड डिफेक्टिव, ये डेफिनेशन तो आप लिख ही लोगे। ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस हमने मटेरियल चैप्टर में पढ़ा था। ठीक, जिसमें स्क्रैप, वेस्टेज, स्पॉइल, डिफेक्टिव, ऑब्सोलेंस पांचों थे। स्पॉइल एंड डिफेक्टिव आराम से डिफाइन कर दोगे। अब आते हैं जरा, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव इन फ्लोइंग केस। नंबर 1 क्या है? where a percentage of defective worked is allowed in a particular batch as it cannot be avoided। ये तो नॉर्मल डिफेक्टिव है, अगर अवॉइड नहीं किया जा सकता है, अनएवॉइडेबल है, तो नॉर्मल डिफेक्टिव यूनिट है। और नॉर्मल लॉस है अगर डिफेक्टिव यूनिट का। ठीक, तो क्या करते हैं? इट इज ऑब्जर्व बाई गुड यूनिट्स, यही ट्रीटमेंट लिखोगे। कॉस्ट ऑफ दैट डिफेक्टिव यूनिट इज ऑब्जर्व बाई गुड यूनिट। वेयर डिफेक्टिव इज ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप, ये अवॉइडेबल है तो अबनॉर्मल है। इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव है, जो हमारा नुकसान है, वो कॉस्टिंग पीएल में हम डेबिट करते हैं। वेयर डिफेक्टिव इज ड्यू टू इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रॉन्गली एक्सेप्टिंग इनकमिंग मटेरियल ऑफ पुअर क्वालिटी, ये भी अवॉइडेबल है। पुअर क्वालिटी के रॉ मटेरियल की वजह से डिफेक्टिव आइटम निकले, सब स्टैंडर्ड आइटम निकले हैं, तो ये भी अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल का ट्रीटमेंट आपको पता ही है। चलो, यही था। अच्छा, ये ट्रीटमेंट बता दिया, पर मैंने नोट्स में यहाँ लिखा नहीं है, ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव लिख दिया है। ठीक, थ्योरी था, समझा दिया ना आप लोगों को कि नॉर्मल अबनॉर्मल कैसे आइडेंटिफाई करें। नॉर्मल क्या होता है? विच इज अनएवॉइडेबल इन नेचर। अबनॉर्मल क्या होता है? इट इज अवॉइडेबल इन नेचर, हमारी गलती से कुछ ना कुछ हो रहा है, अवॉइड किया जा सकता है। जो बिजनेस या प्रोसेस के नेचर में जुड़ा है, अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज नॉर्मल डिफेक्टिव। ठीक है, चलो, होप करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, एंड आपका कैसा गया पेपर, ठीक, अभी सॉल्यूशन कराने के बाद ये कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये ठीक कर लेना, मैंने बोला था यहाँ पे एक कॉस्ट है जो मिस हो गया है, डाल लेना 49,500। ठीक, क्या है ये? सर, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, उस ऑर्डर से संबंधित है। ऑर्डर ले रहे हैं तो वो खर्चा लग रहा है, तो खर्चे में तो जोड़ेंगे। ठीक है, और ये नॉर्मल ओवरहेड है तो उस पर चार्ज कर रहे हैं। ठीक, चलो, चले एंड करते हैं लेक्चर को यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्कशन, एंड अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंट का भी। पेपर चाहे जैसा भी गया, रिलैक्स करो, ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक, अगर किसी बच्चे का ज़्यादा पेपर खराब गया, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मेरे लिए कोई हेल्प अगर मुझसे चाहिए आप लोगों को, ये मेरा नंबर है, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। ठीक, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बच्चा जो May 25 वाला देख रहा है, जिसका अटेम्प्ट में 2025 में है, ठीक, कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड कोई भी डाउट हो, भले आप मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ठीक, वेदर फ्रॉम रेगुलर और फास्ट ट्रैक, कहीं भी पढ़ाओ, मैं कभी भी ये पूछता ही नहीं कि आपने कहाँ पढ़ा है। ठीक, मजे से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके भेजोगे, मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ।
स्पेसिफिकली जहाँ पे दिक्कत है उसको मार्क करके भेजोगे तो मेरे लिए भी टाइम सेव होता है, आपका भी टाइम सेव होगा। ठीक, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।